तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पम क्लासेस में। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस के लिए वायरल है, चाहे वो क्लासरूम हो या यूट्यूब, तो वो है आपका पुष्पम क्लासेस, है ना। और आपके पॉलिटिकल के टीचर कौन? पुष्पम भैया, जो आपको हर कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक को आसानी से कराते हैं। और जो भी पढ़ाया जाता है इस क्लास में 100% गारंटी से कहता हूँ कि अगर बोर्ड का जो एग्जाम है ना, उस टॉपिक से अगर कुछ भी बाहर जाता है तो वो हमारी गारंटी है कि हमने नहीं बताया, हम अपनी गलती मानेंगे। लेकिन जो चीज पढ़ाया जाएगा वो 100% है कि बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपके प्री बोर्ड हो उसमें भी पूछा जा सकता है ना। तो आओ आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस चैप्टर का हमने एक और पार्ट पढ़ा था, क्योंकि आपने पार्ट 1 में देख लिया। अब हमें पार्ट 2 पढ़ना है। तो हमने आसियान से पहले के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, यानी हमने सत्ता के नए केंद्र पढ़ लिया, यूरोपीय संघ पढ़ लिया, यूरोपीय संघ की विशेषताएं पढ़ ली थी, यूरोपीय संघ का निर्माण किस तरीके से हुआ, सैन्य, आर्थिक और आपकी रक्षा नीति, सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। कितने सदस्य हैं, यूरोपीय संघ कमजोर क्यों हुआ, है ना, अमेरिका को इसमें चुनौती किस तरीके से दी, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हमें जो पढ़ना है वो है हमारा टॉपिक आसियान। देखो बाबू, क्या हुआ था जब यूरोपीय संघ सफल नहीं रहा उतना अमेरिका की शक्तियों को रोकने में, तो फिर कुछ क्षेत्रीय संगठन का निर्माण होता है। अगर मैं बोल दूं 2025 की बात है, हाँ 2025 के प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि मतलब दो क्षेत्रीय संघों के नाम बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन था, वैश्विक स्तर पर पूछा गया था। जैसे आपका यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के सवाल में। तो इन सारी चीजों से हमें पढ़ना है। आसियान शैली का क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये तो आपकी क्लास 12 में ही पूछा गया है 2026 वाले इसी वाले साल के पेपर में, है ना, कि आसियान शैली क्या है। प्री बोर्ड में भी आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद आपका चीन का विकास किस तरीके से हुआ, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए भी आसान है कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये। उसके बाद सार्क के बारे में हमें पढ़ना है, साफ्टा के बारे में पढ़ना है, जापान का विकास पढ़ना है। तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का आपका एक और चैप्टर खत्म, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। तो देखो बच्चों, आसियान मुझे पढ़ाना है। क्या आसियान? ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। देखो, आसियान को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। क्या इंग्लिश में आसियान को ऐसे लिखा जाता है? तो ए से होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी देशों का संघ। ठीक है, क्या दक्षिण पूर्वी देशों का संघ। अब देखो, मैंने इसकी फुल फॉर्म इसलिए बताई, कई बार आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हमें एक स्टेप हमेशा आगे चलना चाहिए, है ना। तो आसियान की जब मैं बात करूं कि आसियान का निर्माण क्यों हुआ, ये आसियान का निर्माण आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो देखो, जब आसियान की स्थापना की बात करूं तो 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत होता है। क्या बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत होता है? बैंकॉक घोषणा पत्र, घोषणा पत्र के तहत आसियान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आसियान पहले से भी काम कर रहा था, ठीक, लेकिन उसमें उतना क्षेत्रीय स्तर पे ये काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब हमें यहाँ पे अमेरिका का टक्कर ये किस तरीके से देगा और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के विकास में किस तरीके से सहायक होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, हमने पढ़ा 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत क्या हुआ, आसियान का निर्माण हो गया। अब आसियान का निर्माण होने के बाद 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना होती है। क्या आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, क्षेत्रीय मंच की स्थापना, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना होती है। किस चीज में? तो आसियान का 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना होती है। पूछा गया है बाबू सवाल, एकदम दिमाग में फिट कर लो कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तो 1994 में। ठीक है, अब देखो, आसियान में लगभग 2003 के दशक में, है ना, तीन लगभग टाइम बता रहा हूं, 2003 तक ही था शायद, मे बी, एक बार चेक करना। आसियान के 3 स्तंभ बनाए जाते हैं। क्या 3 स्तंभ बनाए जाते हैं आसियान के? एक जो है आपका वो है आर्थिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, एक जो है वो है आपका राजनीतिक समुदाय या सामाजिक समुदाय, है ना, सामाजिक समुदाय, और एक है आपका
सांस्कृतिक सांस्कृतिक समुदाय। तो देखो ये तीनों समुदाय जो बनाए गए आसियान के 2003 में बनाए गए वो आर्थिक समुदाय। तो आर्थिक समुदाय इसलिए बनाया गया जो सिर्फ अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे या अर्थव्यवस्था पर ही काम करेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास किस तरीके से करना है दक्षिण पूर्वी देशों का। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें वीजा मुक्त आवागमन की बात भी रखी गई कि एक दूसरे देशों के बीच में वीजा मुक्त आवागमन होना चाहिए, है ना, कि कोई भी अगर नागरिक है तो वीजा के बिना ही दूसरे देश में जाके घूम आ सकता है ना, अगर दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध है तो। और साथ ही साथ क्या है उसके बाद एक समान मुद्रा, क्या एक समान मुद्रा से व्यापार, ठीक है, एक समान मुद्रा के साथ व्यापार हो। तो ये सारे उद्देश्य थे इसके आर्थिक समुदाय में। सामाजिक समुदाय में ये था कि समाज में मतलब विकास स्थापित करना, समान कैसे विकास स्थापित करना, राजनीतिक स्तर पे विकास करना कैसे, जैसे सभी देश है सभी का समान विकास लेकर के चलना। एक ये नहीं कि वो कोई देश ज्यादा आगे निकल जाए कोई देश पीछे रह जाए, इन चीजों को ना देख करके सभी को समान लेकर के चलने का इसका उद्देश्य था। अब जब मैं सांस्कृतिक विकास समुदाय की बात करूं तो सांस्कृतिक समुदाय आपके कल्चर की बात करती है, ठीक है, कि कल्चर का हम अपने विकास करेंगे। जैसे इंडिया का कल्चर है भाई, ऑफकोर्स बात है, साउथ ईस्ट वाले इडली डोसा खाते हैं, उनका खाने का अलग है ना। अगर वेस्ट वालों की बात करूं तो उनकी अलग है, सबके अलग अलग कल्चर है, तो सब अपने अपने कल्चर्स का विकास करेंगे सभी देश, है ना, एक्सचेंज करेंगे। मान लो जैसे हम मॉडर्न के टाइम में जी रहे, अमेरिका का कल्चर हमारे यहाँ है ना, पहले हम लोग जींस कहाँ पहनते थे, टी शर्ट कहाँ पहनते थे, तो ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ से आई, बाहर का कल्चर है जो हमने अपनाया, तो हमारे भी कल्चर को दूसरे अपनाएंगे, तो ये एक दूसरे का कल्चर लेन देन हुआ। तो ये होता है सांस्कृतिक समुदाय, यानी जो कि संस्कृति को लेकर के विकास डेवलपमेंट करते हैं। तो आसियान के 2003 में 3 स्तंभ बनाए जाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या कि आसियान की संस्थापना किन किन देशों ने की। तो आसियान की संस्थापना 10 देशों में टोटल अभी है, मतलब 11, कितने अभी 11 देश हो चुके हैं इस आसियान में, लेकिन पहले कितने थे, पहले सबसे पहले 5, उसके बाद फिर 10। दैट मीन जो आसियान था उसमें 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी। क्या 5 देशों ने मिलकर के आसियान की स्थापना की थी और 5 देश बाद में जुड़े। तो संस्थापक देश या फिर ठीक क्या जो कि बाद में जुड़े, बाद में शामिल। अब देखो कौन कौन से देश है। तो संस्थापक देश में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है। तो ये वो देश थे 5 जिन्होंने मिलकर के आसियान संगठन जो था उसका निर्माण 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत किया। कौन कौन से फटाफट बताओ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, है ना, 5 ऐसे देश जिन्होंने मिलकर के आसियान की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कौन से कितने संस्थापक देश थे जिन्होंने मिलकर के आसियान का निर्माण किया, उनके नाम लिखो। तो कितने देश थे, 5 ऐसे देश थे जिन्होंने मिलकर के आसियान की स्थापना की। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, है ना। अब देखते हैं बाद में कौन कौन से शामिल हुए। तो एक है आपका ब्रुनेई दारुसलाम, ठीक, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, ठीक। तो ये वो देश थे 5 जो कि बाद में शामिल हुए। और हाल फिलहाल में आपका करंट का बता दे रहा हूं कि एक जो शामिल हुआ है वो है आपका तिमोर दे लिस्ते, है ना, ये 2025 में शामिल हुआ है आसियान में। कब, 2025 में शामिल हुआ है आसियान में। तो यहां से क्वेश्चन आपके पूछने का बोर्ड में ज्यादा उठता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो करंट से जोड़ करके पढ़ो, करंट से जोड़ करके देखोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कई बार पूछ लिया जाता है। और आप पेपर में लिखोगे तो टीचर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि टीचर ये समझेगा कि हाँ बच्चे को थोड़ा सा नॉलेज है, इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट के बारे में, है ना, तो वो अच्छे से नंबर भी आपको देगा।
तो एक मैंने आपको प्लस पॉइंट बताया कि जो तिमोर है वो आसियान में शामिल हो गया है। कब? 2025 में शामिल हो गया। तो ये हमने आसियान के बारे में पढ़ा। अब आसियान शैली क्या है? तो देखो, काम करने का जो तरीका होता है उसको इस शैली कहा जाता है। तो आसियान ने टकराव रहित, ठीक है, और सोच समझ करके आपसी मेल मिलाप को रखकर काम किया, इसी को आसियान शैली कहा गया, और कुछ नहीं। आसियान के टकराव रहित संरचनात्मक तरीके से काम करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा गया? आसियान शैली। आसियान समुदाय मैंने आपको समझा दिया था, 3 समुदाय बनाए गए 2003 में, है ना। उसके बाद आसियान विजन 2020, आसियान ने अपना एक टारगेट रखा 2020 में। क्या? 2020 में आसियान ने एक टारगेट रखा। आसियान ने 2020 में एक टारगेट रखा। क्या टारगेट रखा? कि हम लोग 2020 तक अपने जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के जो संघ है उनमें आपसी मेल मिलाप, वीजा मुक्त आवागमन, आर्थिक विकास एक समान करेंगे। लेकिन अभी तक इसमें कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो आपसी संबंध होते हैं बिना विवाद के पॉसिबल नहीं होता। कई जगह विवाद हो जाता है ना। अगर आप और आपके दोस्त 2 घंटे भी एक साथ रह रहे हो तो जरूर किसी ना किसी बात पर लड़ाई हो ही जाता है। तो देखो, ये तो आपका आसियान विजन 2026 तक, ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हमारा जो है चीन का विकास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चीन का विकास। तो जब चीन का विकास हमें पढ़ना है तो देखो यहाँ चीन के विकास में क्या होता है। तो देखो, अब हमें चीन का विकास पढ़ना है। किसका? चीन का विकास पढ़ना है। तो चीन ने आखिर कैसे अपने आप को जब स्वतंत्र बना तो किस तरीके से उसने विकास किया, और आज के टाइम पे चीन की क्या स्थिति है, ये भी चीजें हम पढ़ेंगे। वैश्विक स्तर पे इसका किस तरीके से दबदबा है ना। चाइना ने, पता है, चाइना की हमेशा से रणनीति ये रही है कि मार्केट को कैप्चर करके रखना। मार्केट को कैप्चर करके रखने का मतलब है कि पूरे बाजार को अपने हाथों में रखना, क्योंकि अगर उसने डिमांड को और सप्लाई दोनों को नियंत्रित कर लिया ना, समझ लो पूरा दुनिया उसके कब्जे में। सभी देश डिमांड करेंगे चीजों की, जितना चाहे वो प्राइस मांग सकता है। जो बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है वो अच्छे से इस चीज को समझ रहा होगा। देखो, चीन के विकास की जब मैं बात करूं तो 1949 में चीन क्या होता है? आजाद। 1949 में चीन होता है आजाद। आजाद भारत के आजादी के 2 साल बाद, कनेक्ट करके देखते चलो, 1947 में आजाद हुआ है ना भारत, लेकिन 1949 में क्या? चीन आजाद हुआ। 1972 में अमेरिका के साथ अच्छे संबंध, यूएसए के साथ संबंध। कब? 1972 में यूएसए के साथ इसने संबंध अच्छे किए, ठीक। उसके बाद 1973 में इनके एक पीएम जो थे, पीएम चाउ एन लाई। किसने? चाउ एन लाई। इन्होंने एक घोषणा की या एक भाषण दिया जिसमें कहा कि हम 4 सेक्टर्स का क्या कर रहे हैं? निजीकरण करेंगे। 4 सेक्टर्स का निजीकरण करेंगे। कौन कौन से? तो एक होगा आपका सेना, ठीक, एक होगा आपका उद्योग, एक होगा आपका कृषि, और एक होगा आपका विज्ञान एवं तकनीक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बोल लो, एवं प्रौद्योगिकी। तो ये वो सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कह रहे हैं? 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका निजीकरण करने की चाउ एन लाई ने बात कही। तब तक 1978 में चीन के ही एक नेता देंग सियापिंग, कौन? देंग सियापिंग ने खुलेपन की नीति अपना ली। क्या? खुलेपन की नीति अपना ली, खुले द्वार की नीति अपना ली, कि हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स में जो मतलब हमारा मार्केट का जो द्वार है ना, उस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो भी ड्यूटीज लगती है उसको मतलब माइनस घटा देंगे, ठीक है, जिससे सभी लोग वीजा मुक्त या फिर फ्री ट्रेड कर सकते हैं हमारे साथ। तो इससे विकास में चाइना को हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। 1982 में क्या कर दिया इसने? कृषि का कर दिया, ठीक। 1998 में उद्योग का निजीकरण कर दिया गया। तो देखो किस तरीके से चाइना ने अपने आप को एक डेवलप बनाया। चाइना ने कृषि से पैसा निकाल करके उद्योग में लगाया, कृषि से पैसा निकाल करके उद्योग में लगाया। अब ये इसके विकास की रणनीति है। चाइना ने हमेशा से अपने आप को इकोनॉमी को मजबूत बनाने की कोशिश की है। आज चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर देशों में आता है। क्यों? हर चीज को सस्ते सस्ते बना देता है। आप जो फोन चला रहे हैं उसमें अधिकतर जो चीजें होंगी वो चाइनीज होंगी। यहां तक जिस वीडियो जिस फोन से मैं बना रहा हूं वो भी उसमें भी चाइना का सामान होगा, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हर अप्लायंसेस देख लो आप लोग, हर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें देख लो, सारी चीजों में अधिकतर में क्या है आपका चाइना के मटेरियल्स उसमें मिक्स होते थे। हमने चाइना का विकास देखा कि चाइना किस तरीके से आजाद हुआ और फिर उसने अपने आप को एक वैश्विक स्तर पर कैसा संबंध दिया। सार्क की बात करूं तो सार्क का निर्माण, सार्क
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1985, हाँ 1985 1985 में सार्क की स्थापना होती है। कब? 1985 में सार्क की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना होने के साथ साथ ही सार्क में वही सारे देश शामिल है जो कि साउथ एशिया के आते हैं। दक्षिण एशिया में शामिल सभी देश जो कि भारत के पड़ोसी देश है, जैसे आपका नेपाल, भूटान, मालदीव, और कौन कौन से, आपका बांग्लादेश हो गया, है ना, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे देश आपके क्या है, सार्क में शामिल है। तो एक बार कमेंट कर दो फटाफट सार्क के जितने भी सदस्य देश है उनका। अब देखो ये हमने आपको सार्क पर आ दिया। सार्क का उद्देश्य क्या था? तो सार्क का उद्देश्य था कि एक समान आर्थिक विकास रखना है, किसके बीच में? तो साउथ एशिया के देशों में। यहां पे हम लोग आसियान वाले में क्या पढ़ रहे थे? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, है ना, दक्षिण पूर्वी, और यहां पे हम लोग साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। दक्षिण क्या है? ठीक, तो सार्क जो है इसका था कि जो जितने भी साउथ एशियन एसोसिएशन में कंट्री शामिल है इनका समान आर्थिक विकास लेना। इसी में एक साफ्टा लाया जाता है। क्या लाया जाता है? एक साफ्टा ग्रुप बनाया जाता है जो कि आपका 2006 में लागू कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि 2010 से कार्य करना शुरू कर देता है। अब ये 2006 में जब लागू किया जाता है तो कई ऐसे देश है जिनका कहना है कि जो इंडिया है, इंडिया सबसे बड़ा देश है सार्क में, है ना, इंडिया सार्क में सबसे बड़ा देश है। तो इसमें क्या कहना है? बहुत सारे देशों का कहना है कि इंडिया सबसे ताकतवर है ना। तो इंडिया जो साफ्टा है, साफ्टा व्यापार के लिए बनाया गया था कि आर्थिक विकास किया जाएगा, इससे एक समान आर्थिक विकास के लिए किया गया था। तो इंडिया की बोला जाता है, कई ऐसे देश आरोप लगाते हैं इंडिया पर कि इंडिया जो है साफ्टा की होड़ लेकर के, ठीक है, साफ्टा की होड़ लेकर के हमारे मार्केट में सेंध मारना चाहता है। या आपके एज इट इज एनसीईआरटी में जाके चेक करो, मिल जाएगा वर्ड कि जो इंडिया है वो साफ्टा की क्या कर रहा है, सेंध मतलब होड़ लेकर के हमारे मार्केट में सेंध मारना चाहता है। इसके जरिए हमारे मार्केट को अपना कैप्चर करना चाहता है इंडिया। तो लेकिन इंडिया का हमेशा से ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहा है। इंडिया हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम अपनाया है और रहेगा। सभी को अतिथि भव नमः, है ना। उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है साफ्टा हो गया हमारा जापान का विकास, कि जापान का विकास किस तरीके से होता है। तो जापान आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था 1914 से 1918 में हमें देखने को मिलता है प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका, जो कि मित्र राष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक हमें जापान की भूमिका देखने को मिलती है, कहाँ? दूरी राष्ट्रों में। उसके बाद 1945 में जापान पर बम गिरा दिया जाता है परमाणु, 2 जगहों पर, हिरोशिमा और नागासाकी। फिर 1971 तक लगभग जापान अपने आप को पुनः खड़ा कर देता है और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे होता है। किस चीज में? टेक्नोलॉजी में आगे उभर कर दिखता है। आज की टेक्नोलॉजी है ना, तो जापान ने यहाँ तक 10G तक बना लिया है। सोचो हम यहाँ 5G की दुनिया में जी रहे हैं, कुछ लोग अभी 4G यूज कर रहे होंगे, लेकिन जापान ने 10G तक निकाल दिया है। तो कितना डेवलपमेंट है। जापान भी, जैसे जापान की कंपनियां होगी आपकी, मारुति हो गई, मतलब होंडा हो गया, है ना, तो और भी ऐसे जैसे बहुत सारे होंगे, निशान हो गया, ये सारी जो कंपनीज है ये सारी क्या है, जापान की कंपनीज है। तो यही सारे जो टॉपिक्स थे हमारे आज की इस वीडियो के लिए था। ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। आपका पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर खत्म, है ना। तो अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।